दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में आज के करंट अफेयर्स से, जो 12 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। साथ ही दोस्तों इस पूरे न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.abhiyan-civil-services पर जाकर के इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें फ्री पीडीएफ आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज से संबंधित जितने भी 10 से 12 न्यूज़ हैं। आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई से संबंधित पहली जो न्यूज़ है वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, जिसमें भारत पहली बार बहुत बड़े स्तर पर परफॉर्मेंस करके दूसरी पोजीशन हासिल किया है कोरिया के बाद। और इसमें आपने देखा अंकिता कुमारी और एक पुरुष खिलाड़ी ने पहली बार रिकर्व में मेडल जीता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जुलाई 2023 में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन आयरलैंड में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 11 पदकों में 6 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत द्वारा किसी भी विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के संस्करण में अब तक का ये सबसे अधिक पदक है। भारत 11 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं दक्षिण कोरिया भी 6 स्वर्ण जीता है, लेकिन इसकी रजत की संख्या 4 है। ठीक है ना। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा। पार्थ सालुंखे का नाम आप याद रखेंगे, अंकिता कुमारी का नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने पार्थ सालुंखे ने क्या किया है कि रिकर्व यानी कि घुमावदार होगा कुछ, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इस तरीके के न्यूज। दूसरा है दोस्तों, एक सरीन गैस का नाम आपने सुना होगा। केमिकल जो विपन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के उपलक्ष्य में अभी जो लास्ट केमिकल था यूएसए के पास, उसने सरीन जो गैस है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसको समाप्त किया है और यह द्वितीय विश्व युद्ध में यूज भी किया गया था। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के प्रावधानों के अनुपालन हेतु अपने आखिरी रासायनिक हथियार को खत्म कर दिया है। ये रासायनिक हथियार GV9 एजेंट से भरे रॉकेट थे। GV9 एजेंट जो है इसी को सरीन गैस बोलते हैं दोस्तों। और इसका यूज जो है और इसका आरोप लगा करके भी आपने देखा था कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की गई थी। इनका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, सॉरी द्वितीय में नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। GV9 एजेंट तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो ज्ञात रासायनिक युद्ध एजेंटों में सबसे जहरीला है। इसका प्रसिद्ध नाम सरीन गैस है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए 30 सितंबर 2023 की समय सीमा दी गई थी और इसने अपना आखिरी जो केमिकल वेपन था यानी कि सरीन यानी कि GV9 एजेंट, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर क्या है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का गठन जो है, अब OPWC का हम देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था OPCW का। तो ये 1997 में किया गया था। रासायनिक हथियार कन्वेंशन एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर 1993 में हस्ताक्षर किया था। ये 1987 होना चाहिए, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 93 में हस्ताक्षर किया था। भारत सरकार ने रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 पारित किया। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, OPWC का एक बार देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा उस कमेंट को। चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023, जिसमें 8 बिलियन से अधिक जनसंख्या हो चुकी है पूरे विश्व की, और भारत जो है वो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। इसको देखने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एसे राइटिंग का कार्यक्रम है, मात्र 1050 में आप इसको ले सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं। 2514 में आपको पूरी 28 टेस्ट सीरीज दी गई है, जिसमें आपकी कॉपी भी चेक होती है। साथ में दोस्तों हमारे फाउंडेशन बैच से अगर आप जुड़ना चाहें तो इसमें हिंदी मीडियम के लिए संपूर्ण GS 1 2 3 4 5 6 टेस्ट सीरीज, एसे, हिंदी रिटेन, सब कुछ इसमें शामिल है आपको। और साथ ही दोस्तों प्री कम मेंस बैच अगर आप केवल RO या RO BEO का ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र फीस जो है 2873 रुपये है। और एक और कोर्स है हमारा 75 दिवसीय जो है क्रैश कोर्स है रामबाण का, जिसमें 3735 रुपये आपको देना है। और इस कोर्स के माध्यम से आप कंप्लीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं
हमारी न्यूज़ जो है जो, और इन सभी को एक्सेस करने के लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 11 जुलाई 1989 को की गई थी। वर्ष 2023 के इस दिवस की थीम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं संभावनाओं से भरपूर हो, ये इसकी थीम है, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 8 अरब से ज़्यादा है, जो कि इस वर्ष के अंत तक जो है 8.5 अरब हो जाएगी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के तहत जो है कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा खुलासा किया है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2075 में। दोस्तों, ये बात जो है गोल्डमैन सैक्स के जो है ओनर और उनकी रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। ये रिपोर्ट 2023 जो आई है, जिसमें चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरेगा, अमेरिका को भी पीछे कर देगा 1975 में। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स जो है कि ने जुलाई 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के अनुमान व्यक्त किए हैं। इस अनुमान के अनुसार भारत 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 52 ट्रिलियन, ठीक है ना, 52 ट्रिलियन डॉलर होगा दोस्तों। वर्ष 2075 तक चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर होगा। वर्तमान में भारत क्या है? जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका, ये 4 इससे आगे हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दशकों में भारत की निर्भरता अनुपात क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम होगा, यानी कि रीजनल जो है अर्थव्यवस्थाओं पर डिपेंडेंसी इसकी बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए ये आगे बढ़ेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबाह जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उन पर जो है आरोप लगा है घूसखोरी का, उनको हटा दिया गया है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है मुख्य खबर। जुलाई 2023 में एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को चुना गया है। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा कुवैत के हैं। उन्होंने इस पद पर शेख अहमद अल फहद अल सबा, ये दोनों नाम आपको दिख रहा है ना, ये तलाल फहद नाम हटा देंगे आप तो शेख अहमद यही हो जाएगा। तलाल फहद नाम हटा देंगे तो वही सेम हो जाएगा इनका नाम, इनका स्थान लिया है। शेख अहमद अल फहद अल सबा को जालसाजी का दोषी पाए जाने और 13 माह की सजा के बाद पद छोड़ना पड़ा था। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है बैंकॉक में संपन्न हुआ। अब इसका जो गठन हुआ था 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय कुवैत सिटी है। ये कुवैत के लोग ही हैं दोनों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड जो है दोस्तों लोकमान्य तिलक जी के मेमोरी में मनाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है प्रतिवर्ष। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया। इससे पहले इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी को दिया जा चुका है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण खबर जो हमें जाननी चाहिए। तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की घोषणा के अनुसार 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त 2023, ये डेट याद रखिएगा। 1 अगस्त कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि जो है, इनकी डेथ कब हुई थी, सन बताइए। 1 अगस्त डेट मैंने बता दी। पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री होंगे। इससे पूर्व इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि गांधी जी, अटल जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी, ये चौथे प्रधानमंत्री होंगे जिनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजरमन, के राजरमन नहीं है, के राजरमन है, ठीक है ना। इसको डिटेल में हम देखते लेते हैं दोस्तों इस न्यूज़ को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जुलाई 2023 में दूरसंचार सचिव के राजरमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष को नियुक्त किया है। इस पद पर वह इंजेती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। के राजारमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के दूसरे अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो होगा।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2020 में गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में की गई थी, इसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि राजा रमन का नाम आप याद रखेंगे। ये इंजेती श्रीनिवास के बाद जो है अध्यक्ष पर ग्रहण करेंगे। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है एक प्रकार का ऑपरेशन है और इसको जो है यूएसए और इंडिया के बीच जो है जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग आदि के मुद्दे आते हैं उनको टैकल करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोस्तों ये ऑपरेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले जो है ब्रॉडर स्वॉर्ड शिकागो आईएमएफ ने 2020 में आयोजित ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड की सफलता पर आधारित ये होगा। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को जुलाई 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों की दोनों देशों में आवाजाही को नियंत्रित करना। यह ऑपरेशन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा, होमलैंड सुरक्षा जांच, ड्रग प्रवर्तन प्रशासन ने संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड शिकागो आईएमएफ में वर्ष 2020 में आयोजित ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड की सफलता पर आधारित है। ब्रॉड स्वॉर्ड को ब्रॉडर स्वॉर्ड कर दिया गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अगली न्यूज पर देखते हैं दोस्तों। चाइनाज फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो किसी कंप्यूटर पर बना रहा हूं। कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि विंडो होता है उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम इसने अपना निकाला है जो कि ओपन होगा और इसमें यह भी छूट होगी कि बहुत सारी चीजें जो है आप कमांड कर सकते हैं, कोडिंग की भी सुविधा आप उसमें ले सकते हैं, अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चीन जो है अमेरिकी जो एकाधिकार है खास करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट की ही आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो है मोनोपोली चलती है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? ओपन काइलिन। ठीक है ना, अपना ओपन सोर्स कंप्यूटर लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? ओपन काइलिन 1.0। क्लियर है ना? यह डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। चीन द्वारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण का उद्देश्य क्या है? अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम और स्वतंत्र सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करना। इस सॉफ्टवेयर सिस्टम का विकास मुख्य रूप से चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प जो एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। ओपन काइलिन के उपयोगकर्ताओं के पास सॉफ्टवेयर की कोडिंग की पहुंच भी होती है जिसे वे आसानी से बदल सकते हैं और अपने अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है चीन की तरफ से। ओपन काइलिन 1.0 जो है ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि अमेरिका से बाहर डिजाइन किया गया है और इसकी अमेरिकी जो प्रौद्योगिकी है उससे डिपेंडेंसी को कम करेगा। दोस्तों ये हमारे आज की रही कंप्लीट करंट अफेयर्स और इसको मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए देता हूं कि आपका समय बचे। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसे राइटिंग के कोर्स के लिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप टेस्ट सीरीज के लिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप फाउंडेशन बैच के लिए, हमारे आरओ बैच के लिए और हमारे 75 दिवसीय क्रैश कोर्स मुख्य परीक्षा जो 2023 के लिए चलाया जा रहा है। ये रही कंप्लीट जानकारी। आप इन सभी इंफॉर्मेशन को हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जा करके विजिट कर सकते हैं और वहां पर जो है आप पढ़ सकते हैं निःशुल्क पूरी तरीके से। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे अभियान सिविल सर्विसेज और हमारी वेबसाइट abhiyancivilservices.com पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और किसी भी समस्या के लिए आप हमारे नंबर 8802913517 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।